सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 20 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो प्रथम पृष्ठ पे आज खबर आती है खेल जगत से। खो खो विश्व कप में भारत ने विजय प्राप्त की है और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था खो खो विश्व कप। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की ओर। तो आज संपादकीय में हमारा ध्यान केंद्रित कई मुद्दों पर करा गया है। उनमें से मुद्दे हैं खेती, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदेश की पीड़ा। अभी आएंगे उस पे भी और जानेंगे कि क्यों आज भी लोग रशिया यूक्रेन में युद्ध में लड़ने के लिए चले जा रहे हैं और जान भी खो दे रहे हैं। क्या देश में रोजगार नहीं है? क्या देश में काम नहीं है? फिलहाल शुरू करेंगे लापरवाही की हद। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में व्यवस्था के मामले में इस हद तक अनदेखी नहीं बरती जाएगी कि वह एक जटिल समस्या बन जाए। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? दिल्ली फिलहाल जिस सबसे बड़ी समस्या जूझ रहा है वह है वायु प्रदूषण। यहाँ एक और सरकार इसे निपटने के लिए कई तरह के उपायों के साथ साथ सख्ती के नियम कायदे लागू करती है। दूसरी ओर इसे गंभीर बनाने वाले कारकों को लेकर हर दर्जे की लापरवाही बरतती है। पिछले कई वर्षों से जाड़े के मौसम में शुरुआत के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में रहती है। इसे रोकने के लिए कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में हालात इस कदर दयनीय हैं कि यह गंभीर समस्या बन चुकी है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम के उस हलफनामे पर हैरानी जताई है जिसमें बताया गया कि इससे निपटने के दिसंबर 2027 तक का समय लग सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में हर रोज़ लगभग 3,000 टन ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नहीं हो पाता है और इसे बसवा और गाज़ीपुर के लैंडफिल साइट पर जमा कर दिया जाता है। देखिए, हो क्या रहा है कि गाज़ीपुर और बलसवा लैंडफिल में बड़े-बड़े पहाड़ बन गए हैं कूड़े के। आपको लगेगा कि ये कोई रेंज चल रही है, हिमाचल कहते हैं अरावली रेंज है या कोई हिमालयी रेंज है, क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं, बिल्कुल ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हो गए हैं। अब इनमें क्या हो रहा है कि आए दिन किसी न किसी कोने पे आग लग जाती है। इससे और धुआँ आपका फैल जाता है और ये 12 महीने की कहानी है। ये नहीं है कि 1-2 महीने की कहानी है, 12 महीने की कहानी है ये साथियों। मेरे साथियों, और अगर यहाँ पे हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ आग से ही मतलब ना रखें अगर, तो जो कूड़ा होता है, उसकी जो दुर्गंध होती है, वो भी वायु प्रदूषण की श्रेणी में आती है, क्योंकि आस-पास के लोगों का जीना एकदम मुश्किल कर दिया है इस बदबू ने। लंबे-लंबे क्षेत्रों तक, दूर-दूर तक ये कूड़ा आपको अपना अपने होने का एहसास करा देगा। जो आस-पास की हाई राइज़ अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मेरे साथियों, उनको ये पीड़ा कई सालों से और रोज़ सहनी पड़ती है। एक तो धुआँ प्रदूषण तो है ही है, इसके अलावा जो दुर्गंध आती है कूड़े से, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि जब ये धुआँ वगैरह उड़ता है तो ये कोई पत्ते-वत्ते या पेड़ नहीं जल रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक अपशिष्ट, कार्डबोर्ड, पन्नियाँ, रैपर इत्यादि जलते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी करते हैं। अगला संपादकीय देखते हैं मेरे साथियों, प्रदेश की पीड़ा। अक्सर अनाधिकृत रूप से चोरी छिपे या गलत दस्तावेजों और चालबाज बिचौलियों की मार्फत प्रदेश पहुंचे लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर वैसी स्थिति में जब वैसे देशों के बीच युद्ध छिड़ा हो जहां वह बाहर से गए हो, तो उसकी मार अलग से झेलनी पड़ी है। कई लोग नाहक ही मारे जाते हैं। ऐसे समय में भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए उन्हें वहां से निकालना कठिन काम हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे ऐसे ही लोगों की को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहा है। अभी मंत्रालय ने कहा कि वहाँ रूस यूक्रेन मोर्चे पर अब तक 12 भारतीय
मारे जा चुके हैं। 12 भारतीय जानें बहुत ही कीमती होती हैं। कुछ महीने पहले पता चला कि बिचौलियों के ज़रिए भारत से बड़ी संख्या में ऐसे युवक रूस गए जिन्हें भर्ती तो किसी और काम के लिए किया गया था, मगर वहां पहुंचने के बाद उनसे रूसी सेना में भर्ती कराकर यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग में भेज दिया गया। जब उनके परिजनों की इस बात की खबर मिली तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से वापस लाने की गुहार लगाई, जहां से पता चला कि ऐसे 126 युवकों को जंग में झोंक दिया गया है। विदेश मंत्रालय की अपील पर रूस सरकार ने 96 भारतीयों को वापस भेज दिया। और ये तो सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति है। अगर हम बात करें कनाडा की, अमेरिका की, तो कितने युवा अनाधिकृत दस्तावेजों के माध्यम से और जंगलों के माध्यम से, पनामा क्षेत्र से होते हुए, डारियन गैप पार करते हुए अमेरिका चले जा रहे हैं, रास्ते में मर भी जा रहे हैं। कोई कार्टेल्स के हाथों मारा जा रहा है, कोई कब्जे में ले लिया जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है जिंदा है कि मर गया है। क्यों? इन मामलों के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपील करती रही है कि विदेश जाते समय अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, ताकि आपके बारे में यहाँ सही जानकारी उपलब्ध रहे और किसी संकट के समय वहाँ से निकालना आसान हो। बिचौलियों और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से भी सावधान करती रही है, मगर हकीकत ये है कि हर वर्ष हज़ारों लोग इस अपील को धता बताते हुए विदेश जाने के प्रयास करते हैं। इसी वजह से सरकारें को भी पता है कि, और ये भी छिपी बात नहीं है कि ऐसे लोगों की इस ख्वाहिश का लाभ उठाने वाले बिचौलियों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। वही जो अपने आप में पूरा इंडस्ट्री बन गया है, ये बहुत बड़ा हो चुका है। जब पंजाब में कबूतरबाजी के बढ़ते मामले प्रकाश में आए थे, तब सरकार ने ऐसे बिचौलियों पर अंकुश लगाने की पहल की थी, मगर वह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है। यह भी विचार करने का विषय है कि क्या हमारे देश से बड़ी संख्या में युवा विदेश का रुख करते हैं, या केवल ऊंची डिग्रियां हासिल कर चुके युवाओं के साथ नहीं हैं। छोटे मोटे काम की चाहे में भी बहुत सारे युवा दूसरे देश का रुख कर लेते हैं। अब तो लोग को लगता है कि विदेश में ही सब कुछ है। आगे देखते हैं, हमारा अगला संपादकीय है मेरे साथियों, संकट में खेती बदहाल किसान। रविशंकर साहब कहते हैं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के किसान बदहाली का जीवन जीने को अभिशप्त हैं। अगर वे आत्महत्या जैसे भयावह कदम उठाने को मजबूर हो जाएं तो देश की किस विकास का सपना बेमानी बेमानी लगने लगता है। इसका एक बड़ा कारण यही है कि सरकार को किसानों की जितनी सूद लेनी चाहिए उतनी उसने नहीं ली। गांव में विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए थे वह भी नहीं हुए। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे देश में अब भी किसानों की औसत कमाई इतनी कम है कि इससे उनका भरण पोषण नहीं हो सकता। वह विडंबना है कि भारत में अन्नदाताओं की आय इस समय किसी चतुर्वर्गीय कर्मचारी से भी कम है। यह भी निराशाजनक है कि बीज और खाद के नाम पर छिटपुट सब्सिडी और कृषि ऋण के अलावा किसानों के लिए आज भी कोई विशेष सरकारी सुविधाएं नहीं है। यही वजह है कि किसानों के सामने हमेशा संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदा का यह अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई तो खेती के लिए लिया गया कर्ज ना चुका पाने के कारण किसानों के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं और यह निराशा आत्महत्या तक ले जाती है। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन भी आफत का कारण बन जाता है। बहरहाल सरकार और किसानों के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भी किसानों की समस्या चिंता जताई है। ये कहीं ना कहीं पॉलिसी गैप बहुत बड़ा वाइड हो चुका है, क्योंकि देखा जाए सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाएं तो किसानों के लिए ही बनी हैं। लोन माफ़ी से लेकर तमाम तकनीक का इस्तेमाल करना, तमाम योजना, हज़ारों तो योजनाएं बन चुकी किसानों के लिए। मगर अगर इतने वेलफेयर स्कीम्स काम कर रही हैं तो क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं? दो बातें हैं, या तो वो रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, या उनकी डिलीवरी सही नहीं हो रही है कि वो डिलीवर ही नहीं हो रही हैं। इसीलिए गैप बहुत वाइड होता जा रहा है कि किसान परेशान हो चुका है। भारत में तकरीबन 60% आबादी कृषि से जुड़ी है। यही ठीक है कि सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 1.5-2 दशकों में से जो भी सरकारें बनी उसने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की। बेशक कृषि क्षेत्र के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी ना जाने कई योजना चल रही हैं। इसके अलावा भारत निर्माण, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और वर्षा आधारित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत काफ़ी क्षेत्रों को सिंचित करने का प्रस्ताव भी है, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन ना होने की वजह से इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अक्सर ये कहा जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे चमकदार अर्थव्यवस्था में से एक है, मगर चमकदार अर्थव्यवस्था में इस दाग को सरकार नहीं मिटा पाती कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या भारत में ही है। यह एक सच्चाई है जिसे कोई सरकार स्वीकार करना नहीं चाहेगी। भले ही ऊंची विकास दर अर्थव्यवस्था की गतिशील का पैमाना हो, लेकिन खाद्य असुरक्षा को लेकर कृषि प्रबंधन देश की ऐसी दुर्दशा निश्चित ही गंभीर बात है। द मिलेनियम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की आबादी लगभग 1 अरब इतनी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए आप, 57 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में सभी लोग को भोजन मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। हकीकत यह है कि अगर सभी लोग 2 जून भरपेट भोजन करने लगे तो देश में अनाज की भारी किल्लत हो जाएगी। भारत में किसान कितनी मुश्किल से गुजर रहा है और ये जानने के लिए किसी अध्ययन का या शोध की जरूरत सरकार को नहीं होनी चाहिए। वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रही हैं। दूसरी तरफ तेजी से खेती से विमुख हो रहे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इन हालात में खासकर बेलगाम आबादी पर मंडराते खाद्यान्न संकट के मद्देनजर सरकार एक और हरित क्रांति की जरूरत पर जोर दे रही है। अगर भारतीय कृषि और किसान को गहरे संकट से उभारना है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार को करने पड़ेंगे। भले ही पिछले दशक में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में चाहे जितना इजाफा किया गया हो, लेकिन आज भी छोटे और सीमांत किसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सेठ साहूकारों की ही मदद लेते हैं। ऐसा लगता है कि बैंकों की ऋण सुविधाएं का अधिकतर लाभ वही किसान उठा रहे हैं जो कर्ज चुकाने की स्थिति में हैं। साफ है कि लागत खर्च बढ़ने से देश के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अब किसानों के लिए खेती लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है। खेती से मोहभंग के कारण वे लगातार रोजगार के वैकल्पिक उपायों को अपना रहे हैं। कई समस्याएं हैं कृषि को लेकर जो कि रविशंकर साहब ने हमारे सामने बहुत ही बढ़िया लेख के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। आगे बताएं। फिर राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा। अभय असल में राष्ट्रीय खेलों को लेकर नीति संपादकीय है, मगर हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड कराई गई है। थैंक यू।